नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें आज के एसएससी सीएचएसएल मैराथन क्लास की सीरीज में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को, उसके साथ उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। ठीक है, जो कि एग्जाम आपका 2023 में ही हुआ है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में इसका पीडीएफ भी देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ पोस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से जुड़ जाइएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि वीडियो को देख लीजिए और पीडीएफ प्राप्त करना है तो लिंक पर क्लिक कीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे शुल्क चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि वारली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका महाराष्ट्र था। ठीक है, वारली चित्रकला आपका महाराष्ट्र का लोक चित्रकला है। वारली की बात करेंगे तो आपका पश्चिम भारत की एक स्वदेशी जनजाति है जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास के पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, ये तो बात हो गया वारली के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और लोक चित्रकला के बारे में जो कि आपके उससे संबंधित राज्यों से संबंधित है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के राज्यों से संबंधित जो लोक चित्रकला है आपका एक सांझी है, एक आपका लघु कला है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु से दोस्तों बात करेंगे तो तंजौर चित्रकला और मिक्का चित्रकला आपका तंजौर से संबंधित है। इसके अलावा झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड से पैटकर, जादू, पटिया चित्रकला, सोराई कला, कोहवर कला, गंजू कला, कुर्मी कला, मुंडा कला, टूरी कला, इसके अलावा घाटवाल कला। ठीक है, ये सभी जो कला हैं आपके झारखंड से संबंधित है। इसके अलावा महाराष्ट्र से तो आपका एक वर्ली कला हो गया है। इसके अलावा एक आपका पिंगुली चित्रकथी हो गया है। ठीक है, तो ये जो संबंधित है आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो बिहार केसरी के नाम से दोस्तों आपके श्री कृष्ण जी को जाने जाते हैं जो कि आपके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोकप्रिय उपनाम को देखें और उसके वास्तविक नाम को देखें तो एक है आपके अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु किसे कहा जाता है तो दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बिहार केसरी की बात करेंगे तो डॉक्टर श्री कृष्ण जी को। शांति पुरुष की बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। लौह पुरुष की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, राष्ट्रपिता की बात करेंगे तो महात्मा गांधी को। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब केसरी की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो इन सभी व्यक्तियों को याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि पूछा गया है पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के शासन से किस वर्ष हटाया गया था। ठीक है, हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था जिसका राइट आंसर आपका 1240 था। रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे तो इनका जो जन्म है आपका 1205 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करेंगे तो बंदायूं में हुआ था। इसके अलावा वंश की बात करेंगे तो वंश दोस्तों आपका गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश की जो स्थापना है 1206 ईस्वी में किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, माता की बात करेंगे तो कुतुब बेगम इनकी माता का नाम था। पिता कौन थे तो शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के विषय में आप लोग को मालूम होगा, उसी की क्या थी, बेटी थी। इनके राज्याभिषेक की बात करेंगे तो 10 नवंबर 1236 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। मात्र 4 साल तक शासन काल रहा था और 1240 तक ये शासन की थी। 1240 में इनका मृत्यु हो जाता है। उपाधि की बात करेंगे तो उम्मदत उल निस्वा इनकी उपाधि थी। मृत्यु आपका 25 दिसंबर 1240 को। और मृत्यु स्थान या समाधि स्थल की बात करेंगे तो कैथल, जो कि दोस्तों आपका हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर इनका समाधि है या इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ठीक है, यूएस ओपन 2022। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज जो कि आपकी स्पेन के खिलाड़ी हैं। उप विजेता की बात करेंगे तो कैस्पर रूड जो कि आपकी नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। महिला एकल की वहीं पर बात कर लेते हैं तो विजेता दोस्तों आपके ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड के खिलाड़ी थे और उप विजेता आपके ऑन्स जेबुअर। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी है जो कि कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से आपका फीफा महिला कप विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। ठीक है, इसके अलावा पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था आपका पुरुष का, जो कि दोस्तों आपका हुआ था 2022 में, ये दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ था, ये आपका हुआ था कतर में। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। विजेता की बात करेंगे तो अर्जेंटीना इसके विजेता थे जिस टीम के खिलाड़ी आपकी मेसी हैं। इसके अलावा उप विजेता की बात करेंगे तो फ्रांस है जिस टीम के खिलाड़ी आपकी एमबापे हैं। एमबापे को गोल्डन बूट का अवार्ड और मेसी को गोल्डन बॉल का अवार्ड
दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ आगामी खेलों के आयोजन को देखें तो उसमें सबसे पहला दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है आपका 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023। ठीक है, ये दोस्तों आपका कहाँ होना है, तो ये आपका अपने देश भारत में होना है। ठीक है, तो भारत में होना है, 5 अक्टूबर से दोस्तों आपका ये स्टार्ट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 32वां ओलंपिक खेल 2020। ठीक है, ये दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ है, तो टोक्यो जापान में हुआ है, इस बात को भी याद रखिएगा। 33वां ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पर होगा, तो आपका पेरिस फ्रांस में होगा। ओलंपिक खेल की बात करेंगे तो हर 4 साल के बाद आपका ये खेल होता है। इसके अलावा आपका 34वां ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा दोस्तों, 2028 में, तो ये दोस्तों आपका लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। ठीक है, कुछ पहले के भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार हो इतना देखा गया है कि पहले के भी आयोजन जो कि आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए 21वां राष्ट्रमंडल खेल की बात करेंगे, जो 18 में जो हुआ था वो आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसके अलावा 2022 वाला की बात करेंगे आपका राष्ट्रमंडल खेल का, वो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आपका राष्ट्रमंडल खेल भी हर 4 साल के बाद होता है। ठीक है, इसके अलावा 13वां दक्षिण एशियाई खेल 2019 की बात करेंगे तो काठमांडू नेपाल में होता है। 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 की बात करेंगे तो कतर में हुआ था। 21वां 2018 में आपका हुआ है रूस में। ठीक है, इस बात को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दोस्तों 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा, तो 8 इसका राइट आंसर था। 8 शहर कौन कौन से थे, तो 8 शहर में एक आपका भोपाल है, दूसरा जबलपुर है, तीसरा इंदौर है, चौथा आपका उज्जैन है, 5वां ग्वालियर है, छठा मंडला है, 7वां बालाघाट है और खरगोन एक आपका 8वां है। ठीक है, तो इन 8 शहरों में मध्य प्रदेश के आपका जो 5वां संस्करण था खेलो इंडिया का आयोजित किया गया है। इसके साथ ही एक आपका एक और खेल है साइकिलिंग। ठीक है, साइकिलिंग का जो आयोजन है आपका नई दिल्ली में किया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। इस खेल में महाराष्ट्र आपका टॉप पर रहा था, पहले स्थान पर 56 स्वर्ण सहित 161 पदक के साथ। हरियाणा आपका सेकंड पर रहा था 41 स्वर्ण 128 पदकों के साथ। इसके अलावा मेजबान मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका तीसरे स्थान पर रहा था 39 स्वर्ण और 96 पदकों के साथ। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव जो मोढेरा है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, मोढेरा जो गांव है आपका गुजरात में स्थित है, जो कि 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। इसके अलावा मोढेरा गांव की कुछ प्राचीन इतिहास को देखें तो मोढेरा में दोस्तों एक आपका सूर्य मंदिर है। ठीक है, सूर्य मंदिर है जो कि आपका मोढेरा में ही है। संक्षिप्त प्राचीन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किस नदी पर है, तो पुष्पावती नदी पर है। इसको बनवाया कौन था, तो चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने 1026 से 27 ईस्वी में बनवाया था, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रेखा जो है वो आपका भारत के डैश राज्य से होकर गुजरता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए थे कि जो आपका कर्क रेखा नहीं गुजरता है। एक आपका छत्तीसगढ़ दिया गया था जिसमें से जो कर्क रेखा है आपका गुजरता है। कर्क रेखा की बात करेंगे तो भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इनको हम लोग मैप के माध्यम से देखें तो वो 8 राज्य दोस्तों आपके कौन हैं। एक आपका यहाँ पर देख लीजिए, एक आपका गुजरात है। ठीक है, ये जो कर्क रेखा आपका गुजर रहा है यही आपका कर्क रेखा है, तो एक आपका गुजरात हो गया। दूसरा दोस्तों आपका राजस्थान से गुजर रहा है। इसके अलावा तीसरा की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश से गुजर रहा है। तीसरा के बाद आपका चौथा आपका देखिए छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। 5वां आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड से गुजर रहा है। इसके अलावा छठा आपका यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल से गुजर रहा है। 7वां दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका त्रिपुरा से, और 8वां दोस्तों आपका यहाँ पर मिजोरम से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये भारत के 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा है जो कि आपका गुजरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय पसंद का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर आपका शेरशाह हो जाएगा। शेरशाह को 67वें फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। ये जो फिल्म फेयर पुरस्कार है आपका 30 अगस्त 2022 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में दिया गया था। यह आपका 67 संस्करण 2021 में रिलीज हुई फिल्म को सम्मानित किया गया है, और रणवीर सिंह को भी ये अवार्ड दिया गया था अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म 83 के लिए। ठीक है, इसके अलावा अन्य विजेताओं की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मिमी एक मूवी था, उनके लिए कीर्ति सेनन जी को दिया गया था। मिमी के बाद बात करेंगे तो डायरेक्टर जो आपके थे सर्वश्रेष्ठ वो आपके शेरशाह के ही विष्णुवर्धन को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका ये शेरशाह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचकों की पसंद की बात करेंगे तो सरदार उधम सिंह को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो आपका कितना है।
तो इसका राइट आंसर 13 किलोमीटर हो जाएगा। क्षोमंडल की बात करेंगे तो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है। इसकी मोटाई 7 से 20 किलोमीटर और इसमें जलवाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होता है। इसके अलावा अगला है समतापमंडल। समतापमंडल की बात करेंगे तो ये आपका दूसरी परत है, पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर समाप्त होती है। और ओजोन की बात करेंगे तो ओजोन जो होता है वो आपका समतापमंडल में प्रचुर मात्रा में ही उपस्थित होता है। ठीक है, तो समतापमंडल 50 किलोमीटर, क्षोभमंडल 13 किलोमीटर। इसके अलावा अगला है कि समतापमंडल के ऊपरी क्षेत्र को हम लोग मध्य मंडल कहते हैं और ये 50 किलोमीटर से प्रारंभ होकर 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके बाद आपका आता है तापमंडल। तापमंडल लगभग 90 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस परत में वायु जो घनत्व होता है बहुत ही कम होता है। इसके अलावा एक है आपका वायुमंडल। वायुमंडल की बात करेंगे तो सबसे ऊंची परत है, ये लगभग 500 किलोमीटर से ऊपर होता है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के कण मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह है जो कि किया था। ठीक है, तो गुजरात का जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो दोस्तों आपका सन 1918 में हुआ था। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। यह सत्याग्रह राजस्व वसूली में छूट की मांग को लेकर किया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन को देखें तो एक है आपका चंपारण आंदोलन, जो कि आपका चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका 1917 में हुआ था। ठीक है, ये चंपारण जो जगह है वो दोस्तों आपका कहाँ पर पड़ता है, तो ये दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी को जो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बुलाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है या किसने आमंत्रित किया था, तो ये आपका राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने आपके चंपारण में आने के लिए गांधी जी को क्या किया था, आमंत्रित किया था। इस बात को याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगला है खिलाफत आंदोलन, जो कि आपका 1919 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन किस कांड के बाद खत्म हुआ था, तो चौड़ा चौड़ी कांड। ठीक है, चौड़ी चौड़ा कांड याद रखिएगा, जो कि आपका 1922 में हुआ था। दिन पूछेगा तो 4 फरवरी 1922 को आपका चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था, जो कि असहयोग आंदोलन के ही फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद ही गांधी जी ने आपका ये आंदोलन जो कि वापस ले लिया था, क्योंकि चौड़ी चौड़ा कांड में आपका एक पुलिस स्टेशन था, उसमें कुछ आंदोलनकारी थे, उन्होंने आग लगा दिया था, बहुत सारे पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा 12 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपने वापस ले लेते हैं। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे कि दांडी मार्च भी कहते हैं, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही दांडी मार्च जो कि शुरू हुआ था वो आपका 1930 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित एक फैक्ट को याद रखना है, वो फैक्ट है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो और मरो का। ठीक है, करो और मरो का एक नारा दिया था, जो कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है, तो ये दोस्तों आपका इंदौर। ठीक है, इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर को लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर के बाद की बात करेंगे तो सूरत सेकेंड स्थान पर, थर्ड पर दोस्तों आपका नवी मुंबई है। ये जो पुरस्कार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें तो मोर देन 100 के पॉपुलेशन, यानी कि 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाले टॉप जो 5 सिटी है वो आपका इंदौर है, जो कि इंदौर आपका पड़ता एमपी पर है। इसके अलावा सूरत है जो गुजरात में है, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। चौथा पे दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का एक विजाक विलेज है। एक आपका आंध्र प्रदेश का ही विजयवाड़ा है। ठीक है, ये आपका टॉप 5 में है। इसके अलावा टॉप 5 सिटीज़ देखेंगे बॉटम में, ये तो आपका टॉप हो गया। बॉटम में दोस्तों आपका पला गोरखपुर है, इसके बाद रेवा है, फिर दामोर है, फिर वापी है, फिर आपका आगरा है। ठीक है, तो बॉटम वाला सिर्फ आप गोरखपुर को याद रखिए। इसके अलावा लिस्ट इन 1 लाख पॉपुलेशन में देखेंगे सबसे टॉप पर कौन है, तो ये दोस्तों आपका पंचगनी है जो कि आपका महाराष्ट्र में है। इसके अलावा पाटन है जो कि छत्तीसगढ़ में है। एक आपका करहार है जो कि आपका महाराष्ट्र में है। एक है आपका लोनावाला जो कि दोस्तों आपका महाराष्ट्र में ही। एक आपका है करजात जो कि महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, तो ये आपका टॉप 5 सिटीज हुआ लिस्ट इन 100 के पॉपुलेशन वाला में, लिस्ट इन वाला में बॉटम 5 देखें तो एक आपका वाई है जो कि महाराष्ट्र में ही है, इसको बस याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, तो इसका राइट आंसर आपका
355 यानी कि अनुच्छेद 355 हो जाएगा। अनुच्छेद 355 क्या कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए संघ के कर्तव्यों के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो ये क्या कहता है, तो अनुच्छेद 44 नहीं 354 क्या कहता है, तो आपातकाल की उद्घोषणा के संचालन के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित जो प्रावधान है वह दोस्तों आपका अनुच्छेद 354 बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 क्या बताता है, ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख करता है कि राज्यों में जब सब संवैधानिक जो मशीनरी है वो विफलता हो जाता है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ही लगाया जाता है। अनुच्छेद 359 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 357 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत जारी एक घोषणा के तहत विधायी जो शक्ति के अभ्यास के बारे में बताता है अनुच्छेद 357। अनुच्छेद 359 क्या कहता है, तो आपातकालीन स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन के बारे में अनुच्छेद 359 बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 358 क्या बताता है, तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रावधानों के निलंबन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 आपको मालूम होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसमें 6 क्लॉज दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से जो प्रावधान लिया गया था वो ऑप्शन आपका था सर्वोच्च न्यायालय का सलाह क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से इसके अलावा संघात्मक विशेषताएं आपका लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आपातकाल का जो सिद्धांत है वो दोस्तों आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से बात करेंगे तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपका फ्रांस से लिया गया है। आयरलैंड से दोस्तों आपका DPSP लिया गया है, राज्य की नीति निदेशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। भाग की बात करेंगे तो भाग 4 में। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बात करेंगे तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अमेरिका से बात करेंगे तो मौलिक अधिकार और जो प्रस्तावना है वो आपका अमेरिका के संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद कहाँ में वर्णित है, तो 51 ए में वर्णित है, भाग 4 ए में वर्णित है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से आपका संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता, ये सभी जो प्रावधान है आपके ब्रिटेन से लिया गया है। एक बात और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना जब पूछा जाएगा तब आपका अमेरिका से लिया गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये आपका कंप्यूटर से पूछा गया था कि MS Excel 365 में ओपन वर्कबुक को बंद करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग है जो कि किया जाता है। तो ये जो शॉर्टकट का उपयोग है वो दोस्तों आपका Ctrl+W का किया जाता है, तो इसका राइट आंसर Ctrl+W हो जाएगा। आपका CHSL के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपका कंप्यूटर से भी पूछा जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधे को शैवाल के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के साम्राज्य का एक विभाजन जिसमें पौधे शामिल थे जो अपेक्षाकृत सरल थे, यानी जिनके पत्ते उपजी या जड़ें नहीं थे, इन शैवालों में आपका बैक्टीरिया कवक और लाइकेन आपका शामिल होता है थैलोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही कंप्यूटर से पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है, इसे पुनः उत्पन्न करता है, तो रिपीटर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कर्नाटक संगीत है जो कि डैश तक सीमित है। ठीक है, तो कर्नाटक संगीत आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ठीक है, इन 4 राज्यों तक ही सीमित है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति भी एक हैं। उनके संदर्भ में कौन कौन से संगीतकार आते हैं, तो त्यागराज, मुथुस्वामी और दीक्षितर, ये और श्यामा शास्त्री, ये दोस्तों आपके कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन, तो त्यागराज, मुथुस्वामी, दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। इसके अलावा तंजावुर के राजाओं चोल, नायकों और मराठों ने कर्नाटक संगीत और कलाकारों का दृढ़ता से समर्थन किया था और इसकी वर्तमान महानता और संरक्षण में योगदान दिया था। अभी जो आपका SSC सीजल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कर्नाटक संगीत को किस वंश के राजाओं ने समर्थन किया था, तो उसमें एक ऑप्शन चोल दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दिनोदर जो पहाड़ियाँ हैं किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो दिनोदर जो पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका गुजरात
हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले है कि दिनोदर जो पहाड़ियाँ हैं भारत के कहाँ स्थित है, तो गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है, एक सुंदर पर्वत है। इसके अलावा कुछ पहाड़ी के नाम हैं उसको देख लीजिए। एक है आपका सैंडल पीक, ठीक है। सैंडल पीक जो पहाड़ियाँ है वो दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऊंचाई की बात करेंगे तो 732। इसके अलावा एक है आपका माउंट हैरियट। माउंट हैरियट जो है दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही है। ऊंचाई की बात करेंगे तो 383। इसके अलावा एक है आपका विल्सन हिल्स। विल्सन हिल्स कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। गुजरात में दोस्तों आपका पावागढ़ पहाड़ी है और गुजरात में ही आपका दिनोदर पहाड़ी है। झारखंड में एक आपका छोटा नागपुर का पठार है। महाराष्ट्र में आपका विल्सन पॉइंट है, ठीक है। तो विल्सन पॉइंट महाराष्ट्र। विल्सन पहाड़ी की बात, हिल्स की बात करेंगे तो गुजरात। कल्सुबाई चोटी दोस्तों की बात करेंगे, कल्सुबाई चोटी तो ये आपका महाराष्ट्र में है। और माथेरन हिल्स की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि वायुदाब के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही था। उसमें 4 कथन आपके दिए गए थे, जिसमें से जो एक कथन आपका दिया गया था कि वायुदेव सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलता है, ये जो कथन है वो दोस्तों आपका बिल्कुल सही था। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, तो जे चैडविक ने किया है। तो इसका राइट आंसर जे चैडविक हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन का खोज आपका गोल्डस्टीन ने किया है। इसके अलावा न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो जेम्स चैडविक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया था कोलाइड विषम महंगी मिश्रण होता है जिनमें जो कण होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर था। इसके अलावा एक मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक संयोजन होता है जो कि रासायनिक रूप से एक दूसरे से क्या होता है, संयोजित नहीं होता है। इसके अलावा मिश्रण आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका समांगी, दूसरा आपका विषम मांगी, ठीक है। सजातीय मिश्रणों में एक समान संरचना होता है जबकि विजातीय मिश्रणों में एक समान संरचना नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, वो पूछा गया कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए और इस अपने राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा में ही आपका फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक, ठीक है, कोई पटनायक है, नवीन पटनायक जी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करेंगे तो बिहार उड़ीसा प्रांत का जो गठन है आपका 1 अप्रैल 1912 को हुआ था और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो पूछा गया कि फर्म के वर्धित मूल्य की गणना डैश के रूप में की जाती है, तो फर्म के उत्पादन का एक मूल्य फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य के रूप में किया जाता है। वर्धित मूल्य की बात करेंगे, उस मूल्य का वर्णन करता है जो कि एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं में जोड़ा जाता है। उत्पादन के मूल्य और मध्यवर्ती उत्पादों के मूल्य के बीच का अंतर उपयोग वर्धित मूल्य पद्धति का उपयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किया जाता है। तो ये दोस्तों आपके 25 प्रश्न हैं इस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।